Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to lecture number 26 of your GS Economy lecture series. Now आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की. बहुत छोटा सा टॉपिक है बट नॉनदलेस इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट यू नीड टू बी फेमिलियर विद. तो उन्हीं टर्म्स के लिए हम ये अलग से टॉपिक करेंगे एम्प्लॉयमेंट का. ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट विल वी कवर इन दिस टॉपिक. सबसे पहले तो वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. जैसे आपने ये टर्म्स बहुत बारी सुने होंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, देन आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्ड सुना होगा, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम शुरुआत में ही कवर कर लेंगे और ये भी देख लेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है. इसमें भी बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होती. पीपल थिंक कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या आप जॉबलेस बैठे हो, घर में आराम कर रहे हो, तो आप अनएम्प्लॉयड हो. नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की एक टेक्निकल डेफिनेशन है इकोनॉमिक टर्म्स में, वो अच्छे से देखेंगे. ओके, देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं. जैसे आपने सुना होगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी टर्म्स करेंगे. फिर हम करेंगे गिग इकोनॉमी, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, तो इसको देखेंगे. फिर एंड में हम देखेंगे इश्यूज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट डेटा. ठीक है, इश्यूज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह क्या है कि डेटा में फॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मल वगैरह वो सारी चीजें होती हैं. देन लेबर रिफॉर्म्स का टॉपिक हम ऑलरेडी अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज में कवर कर चुके हैं, राइट. कि लेबर रिफॉर्म्स के लिए 4 लेबर कोड्स आए हैं, राइट. कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वगैरह वगैरह. तो ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे बिकॉज दिस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन योर करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज. और एंड में हम देखेंगे ILO के बारे में थोड़ा सा कुछ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, ठीक है. तो बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक. ऑलराइट, सो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? नाउ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Well, all those people who are employed या involved in economic activities are considered to be employed. ठीक है. Now, employment की definition को अच्छे से समझने के लिए you need to know what are workers. एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा वर्कर्स किन्हें कहते हैं. ना कोई भी काम कर रहा है उसे हम वर्कर कह देते हैं, पर इकोनॉमिक टर्म्स में हम वर्कर को, कोई भी जो काम कर रहा है उसे वर्कर नहीं कहते. कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसे वर्कर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ्स भी हैं, वो भी काम कर रही हैं, तो उन्हें भी आप वर्कर कह सकते हो, पर इकोनॉमिस्ट उन्हें वर्कर नहीं कहेंगे. वर्कर वही है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व वर्कर्स हैं उन्हें हम एम्प्लॉयड वर्कर्स कह देते हैं, राइट. वर्कर्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एम्प्लॉयड है या बेचारे जॉबलेस घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है. ठीक है, बट सबसे पहले आपको वर्कर होना जरूरी है. और वर्कर कौन होगा? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा. काम तो सारे ही कर रहे हैं, जी रहे हैं, वो भी एक काम ही है. ठीक है, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर आप काम कर रहे हो तो इकोनॉमिस्ट आपको वर्कर कहेंगे. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? All those who are engaged in economic activities are called workers. बिल्कुल सही. पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी जो आपके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कुछ एडिशन कर रही है, कुछ ऐड कर रही है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहोगे. आप अगर कुछ काम कर रहे हो पर वो आपके जीएनपी में, कंट्री की जीएनपी में नहीं ऐड हो रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं ऐड हो रहा है, तो वो इकोनॉमिक काम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ्स जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं या हाउसवाइफ्स जो काम कर रही होती हैं, वो जीएनपी में थोड़ी ऐड होता है, तो हाउसवाइफ्स वर्कर्स नहीं कंसिडर होती. बहुत सारे लोग, जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हो, तो आप जो वीडियो गेम खेल रहे हो आपके हिसाब से आप कुछ काम कर रहे हो, या आप क्रिकेट खेल रहे हो ग्राउंड में, आपके हिसाब से आप कुछ काम कर रहे हो, बट आपका काम जीएनपी में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका काम इकोनॉमिस्ट के लिए, वर्कर के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट. अगर आप प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, आप प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे हो, पैसे के लिए खेल रहे हो, राइट, तो आप जीएनपी में एडिशन कर रहे हो. मेक सेंस? अगर आप पैसे के लिए कोई काम कर रहे हो ना, तो आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो जीएनपी में. आप पैसे के लिए कोई काम कर रहे हो तो आप सर्विस दे रहे हो, राइट. उस सर्विस के लिए आपको चार्ज कर रहे हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है. ठीक है, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी वुड बी दोज एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. बहुत सारे एग्जांपल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हो,
आप किसी के लिए घर बनाने में उसकी हेल्प कर देते हो बिना पैसे के, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। बट आप कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के किसी के घर बनाने में हेल्प कर रहे हो और उसके लिए कुछ फीस चार्ज कर रहे हो, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। आर्किटेक्ट कोई है, अगर अपने दोस्त के घर का नक्शा बना देता है बिना पैसे के, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। बट अगर वो अपने कस्टमर के लिए नक्शा बना रहा है, घर का प्लान बना रहा है आर्किटेक्ट कोई, तो उसके लिए फीस चार्ज कर रहा है। आर्किटेक्ट अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्री की ऐड होगी, जीएनपी में ऐड होगी, राइट। सो ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड एज वर्कर्स, ठीक है, ये याद रखना। नाउ इंडिया में जितने भी वर्कर्स हैं ना, उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इंडिया में जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें आप 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हो। एक होते हैं जिन्हें आप कहते हो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड नाम से ही पता चल रहा होगा, जो खुद के लिए ही काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, खुद ही का काम कर रहे हैं। या कोई रेडी भी लगाता है ना, कोई अपनी सब्जी की रेडी लगा रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो एक तो हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरे हो गए कैजुअल लेबरर्स, जो दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, ठीक है, जो दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं वो कैजुअल वेज लेबरर्स होते हैं, उन्हें अपनी दिहाड़ी का पैसा मिलता है, राइट। एक तो वो हो गए। और देन लास्ट हम कहते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज। ये फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज होते हैं जिन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कहेंगे। क्लियर। तो आप वर्कर्स को इंडिया में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वेज लेबरर्स, रेगुलर सैलरीड, और यही लिखा है। वर्कर्स इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वेज लेबरर्स, रेगुलर सैलरीड। नाउ सबसे ज्यादा बेटर क्या है इन तीनों में? अगर कोई इंसान रेगुलर सैलरीड है तो बेटर है। खैर नॉनदलेस ये तो आपको पता होगा कि रेगुलर सैलरीड इंसान कैजुअल वेज लेबरर से तो बेटर पोजीशन में है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान बहुत तरीके का है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जैसे अंबानी हो गए, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, पर कोई रेडी भी लगाता है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट। तो सेल्फ एम्प्लॉयड तो एक अलग कैटेगरी होगी। इन दोनों को कंपेयर करें तो रेगुलर सैलरीड आर बेटर ऑफ। क्यों? इन्हें रेगुलर टाइम पे सैलरी आती है, इन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह के। इन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलता, इनको अपनी दिहाड़ी का पैसा मिल जाता है, राइट। अब इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से होंगे, आपको क्या लगता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा वर्कर्स कौन से होंगे? याद रखना इंडिया में ज्यादा है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ बिजनेसमैन को नहीं लेके चल रहे, फार्मर्स भी जो हैं, जो अपने ही फार्म पे खेती कर रहे हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, रेडी वाला भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है। फिर आपके ज्यादातर आ जाते हैं कैजुअल वेज वर्कर्स, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं। और फिर रेगुलर सैलरीड है, रेगुलर सैलरीड सबसे कम है। दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स कि इनकी तादाद सबसे ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये वाले वर्कर्स प्रोटेक्टेड होते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी इन लोगों को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कैजुअल वेज वर्कर्स को हुआ है। यही तो माइग्रेंट वर्कर्स बने, फिर जो माइग्रेट करके एक जगह पे दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहे थे, अब सब कुछ बंद हो गया तो अब वापस जा रहे थे, राइट। जो रेगुलर सैलरीड थे उनके पास इतनी सेविंग्स थी कि वो घर बैठ के अपना चला सकते थे काम, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पे फोकस ज्यादा करती है। क्लियर? तो ये तो अब आपको पता चल गया कि वर्कर्स कौन होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, और वर्कर्स को इंडिया में हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नाउ हम सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयड किसे कंसिडर किया जाता है? वेल, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, अनएम्प्लॉयड पता है किसे कंसिडर किया जाता है? ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाह रहे हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, उन्हें आप अनएम्प्लॉयड कहोगे। ऑल दोज पीपल हु डू नॉट वांट टू वर्क, जैसे हाउसवाइफ, वो जॉब सीख ही नहीं कर रही, ठीक है। किसी इंसान के घर पे कोई लड़का है जिसके फादर की रेंटल इनकम बहुत है, वो जॉब करना ही नहीं चाहता, उसको रेंट ही बहुत आ रहा है, तो वो जॉब करना नहीं चाह रहा ना, इसलिए उसे अनएम्प्लॉयड नहीं गिनेंगे। अनएम्प्लॉयड उसे गिनेंगे हु वांट्स टू सीक वर्क बट इज अनएबल टू गेट वर्क। जो काम करना चाह रहा है पर उसे मिल नहीं रहा है काम, उसे आप अनएम्प्लॉयड कहोगे। ये याद रखना, ठीक है। हाउसवाइफ्स को आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहते, क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाह रही, वो घर के काम में ही व्यस्त हैं। वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, उन्हें आप बेरोजगार नहीं कहोगे। बेरोजगार वो हैं जो चाहते हैं काम करना, जॉब लगवाना चाहते हैं पर जॉब मिल नहीं रही है। क्लियर? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सो अब देखते हैं हम अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की। हमारे कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएस, जो सर्वेज करती है इन चीजों के। तो एनएसएसओ की डेफिनेशन क्या कहती है?
NSS defines unemployment as a situation in which all those who, owing to lack of work, are not working but either seek work through employment exchanges, ठीक है, employment exchanges में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपने दोस्तों को रेज्यूमे वगैरह फॉरवर्ड कर रहे हैं, इंटरमीडियरीज, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और बाय मेकिंग एप्लीकेशंस टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स express their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work and remuneration. ये ध्यान में रखना आपने कि वर्क एग्जिस्ट कर रहा है या वो लोग एक पर्टिकुलर सैलरी पे काम करना चाह रहे हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयड है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ना। जो लोग एक पर्टिकुलर सैलरी पे काम करना चाह रहे हैं पर उस सैलरी की उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, वो अनएम्प्लॉयड होंगे। क्लियर? तो ऐसा मत सोच लेना कि अगर आपको 4 ऑप्शंस आ गई कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड। अ पर्सन हु गेट्स रेंटल इनकम, ठीक है, वो काम नहीं करना चाह रहा है, देन हाउसवाइफ्स, देन सी, ऐसे ऑप्शंस दे दे। तो नाउ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो काम करना चाह रहा है एट गिवन वेजेस एंड रेन्यूमरेशन बट मिल नहीं रहा है, वो अनएम्प्लॉयड है। क्लियर? ठीक है, तो अब आपको एम्प्लॉयड का पता चल गया, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पता चल गया। इंडिया में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इसका मतलब है उन लोगों की तादाद बढ़ रही है जो काम करना चाह रहे हैं पर काम नहीं मिल रहा है। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और उन इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है ये टर्म, इसीलिए इसको देखते हैं। ठीक है, नाउ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को चेक करने के लिए कि क्या होता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में हम वर्किंग एज पॉपुलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमारे कंट्री में जो लोग 15 की एज से लेके 59 की एज तक हैं, ठीक है, 15 साल से लेके 59 की एज तक जो लोग हैं ना, उन्हें हम वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है। इनसे छोटे जो हैं उन्हें तो हम बच्चा कंसीडर करते हैं, उन्हें हम वर्कर नहीं कंसीडर करते, और इनसे जो बड़े होंगे उन्हें हम सीनियर सिटीजन कंसीडर करेंगे, उन्हें हम वर्कर्स की कैटेगरी में डालेंगे नहीं। तो ये जो इस ब्रैकेट में है ना, एज ब्रैकेट में, उन्हें हम वर्किंग एज पॉपुलेशन कहेंगे। नाउ इस ब्रैकेट में ना, इस एज ब्रैकेट में कुछ लोग काम करना चाहते हैं, चाहे उन्हें काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो अलग डिबेट है, पर कुछ लोग इनमें काम करना चाहते हैं इस वर्किंग एज ब्रैकेट में, और कुछ लोग काम ही नहीं करना चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस एज ब्रैकेट में लाई करते हैं, पर उन्हें या तो काम करने की जरूरत नहीं है, पैसा ही बहुत है, या वो काम करना ही नहीं चाह रहे बिकॉज वो किसी पे डिपेंडेंट है, जैसे हाउसवाइफ्स हो गई। क्लियर? तो इस ब्रैकेट में जितने परसेंटेज ऑफ पीपल काम करना चाह रहे हैं उन्हें आप लेबर फोर्स कंसिडर करते हो। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होगा, ध्यान से देखना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा, डिनोमिनेटर में आपका होगा वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, ऊपर होगा कितने लोग काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग इंप्लॉयड भी हो सकते हैं और वो अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। ठीक है, पर ये दोनों लोग वो हैं जो काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसका आप परसेंटेज निकाल लेते हो। ठीक है, इसे आप कहते हो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब अगर आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आता है 50%, दैट मींस कि आपके कंट्री में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में लोग हैं ना, उसके सिर्फ 50% लोग ही काम करना चाह रहे हैं, 50% लोग काम ही नहीं करना चाह रहे। राइट? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में लोग हैं जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। अब वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो अलग डिबेट है, बट पीपल हु वांट टू पार्टिसिपेट इन लेबर फोर्स, ठीक है, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का हिस्सा होंगे। सो अगर आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60% है, दैट मींस अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन में आपके 100 लोग हैं तो 60 लोग काम करना चाह रहे हैं, 40 लोग काम ही नहीं करना चाह रहे, वो उनका गुजारा चल रहा है किसी तरह। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताता है कि इन योर वर्किंग एज पॉपुलेशन हाउ मेनी पीपल आर विलिंग टू वर्क। क्लियर? ये होता है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट।
अब आप सोच रहे होगे वर्किंग एज पॉपुलेशन में तो सारे लोग ही काम करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगेन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हाउस वाइफ्स का, नहीं वो नहीं काम करना चाह रहे, दे आर हैप्पी इन देयर होम्स या नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। देन एग्जाम्पल है बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी रेंटल इनकम ही बहुत है, बड़े बड़े जमींदारों के बच्चे होंगे या बहुत सारे और होंगे लोग जो काम ही नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। क्लियर? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में तो हैं पर अभी वो काम नहीं करना चाह रहे बिकॉज वो चाहते हैं अपनी फर्दर स्टडीज कंप्लीट कर ले। राइट? कई लोग ऐसे हैं जो अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि जैसे वो हैं तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में 18 साल के हैं पर वो चाहते हैं कि पीएचडी करने के बाद मैं जॉब करूं, तो उन्होंने पीएचडी करने तक लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। राइट? तो वो आपके एलएफपीआर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का हिस्सा नहीं होंगे। बहुत सारे लोग इसलिए भी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते बिकॉज दे आर वेटिंग कि जब मेरी स्टडीज कंप्लीट हो तब मैं जाऊंगा। मेक सेंस? ठीक है, तो वही चीज है। Labor force participation rate is defined as a section of working population in the age group of 15 to 59 in the economy currently employed or seeking employment. Clear? People who are still undergoing studies, housewives and persons above the age of 59 are not reckoned in the labor force. तो people who are still undergoing studies जो अभी पढ़ रहे हैं, housewives होगी, persons above the age of 59 are not reckoned in the labor force. वो labor force में consider ही नहीं किया जाते, इसलिए labor force participation rate का हिस्सा ही नहीं होते। राइट? ये पता होने चाहिए फैक्ट्स आपको। ओके? This is an important metric when the economy is not growing or is in the phase of recession. अच्छा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट मीट्रिक है कंट्री में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को जज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा माना जाता है कि जब भी इकोनॉमी में बूम चलेगा ना, बूम है इकोनॉमी में, इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, तो जॉब्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। तो जब जॉब्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी, इकोनॉमी में बूम आएगा, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा होगा। उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग अब लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे क्योंकि जॉब्स की अवेलेबिलिटी इतनी है और पैसा भी इंक्रीज हो रहा है। राइट? बट जब मार्केट में रिसेशन आ जाएगा ना, रिसेशन आ गया, ठीक है, बहुत सारी कंपनी शट डाउन हो रही हैं, जैसे अभी चल रहा था, कंपनीज वर्कर्स को निकाल रही हैं, तब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो बहुत सारे लोग ना अपनी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रोक लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं और मैं देख रहा हूं इकोनॉमी में रिसेशन है और रिसेशन ऐसा है कि जॉब्स मिल ही नहीं रही, तो मैं जॉब सीख करने ही नहीं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं फर्दर अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लूं या कोई स्किल वगैरह ले लूं, उसके बाद जॉब मार्केट में जाऊंगा क्योंकि तब मेरे प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के। राइट? तो जब बूम चल रहा होता है ना, तब तो किसी की स्किल लेवल अच्छा है नहीं है उसको भी जॉब मिल जाती है, बट जब रिसेशन है ना तो ओनली क्वालिफाइड लोगों को जॉब मिलती है। तो बहुत सारे लोग जॉब मार्केट में पार्टिसिपेट करने से अपने आप को रोक लेते हैं कि फर्दर स्किल एनहांस करता हूं, स्टडीज कंप्लीट कर लेता हूं, मास्टर्स कर लेता हूं, उसके बाद जॉब में जाऊंगा। राइट? तो जब आपका रिसेशन चल रहा है तब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कम होना शुरू हो जाता है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से भी आप बता सकते हो कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। अगर एलएफपीआर अच्छा चल रहा है तो इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बूम एक्सपेंशन चल रही है। अगर एलएफपीआर गिरने लग जाता है तो रिसेशन बढ़ने लग जाता है। मतलब रिसेशन बढ़ने लग जाता है मतलब कि रिसेशन वाली सिचुएशन है कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन नहीं हो रही है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है? तो ये तो हो गया आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब आपको पता है हम ना इसको जेंडर्ड लेंस से भी देखते हैं। जेंडर्ड लेंस मतलब फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को रेट को देखते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में आप ये भी चाहते हो कि फीमेल्स को भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए, वो भी लेबर फोर्स में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। अब फीमेल्स की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को मेजर करने के लिए आप अलग से निकालते हो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, FLFPR, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसमें क्या होगा? इसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन तो जैसे है वो तो होगी वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 टू 59, बट इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में हम 15 टू 59 की एज ब्रैकेट की फीमेल्स को लेंगे। ठीक है? तो 15 टू 59 की एज ब्रैकेट की फीमेल्स को डिनोमिनेटर में रखोगे और फीमेल्स जो लेबर फोर्स का पार्ट है यानी कि इंप्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, उनको आप लोगे, उनका परसेंटेज निकाल लोगे। ठीक है? सो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन के एज ब्रैकेट में
जितनी फीमेल्स हैं उनमें से कितनी पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं लेबर फोर्स में, कितनी नहीं करना चाह रही, राइट? तो यही फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना। आपको पता है ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से कई गुना नीचे, गुना तो नहीं पर कई नीचे है आपका FLFPR, यानी कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स लेबर फोर्स में कम पार्टिसिपेट करती है, बहुत कम पार्टिसिपेट करती है। दैट इज वाई अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50% है तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कुछ चल रहा होगा 27% या 25%, मतलब ऑलमोस्ट आधा है एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के, ठीक है? सो आवर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज वे लोअर देन LFPR। अब ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रैंक्स इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का वन ऑफ द लोएस्ट है, मतलब बाकी कंट्रीज में फिर भी फीमेल ज्यादा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही है, पर इंडिया में बहुत कम कर रही हैं। अब इसके बहुत सारे कारण है, वो देख लेते हैं। Gender gap in labor force participation in India is high as 50%, which adversely affects the growth potential of the country. कहते हैं कि अगर फीमेल्स को आप ज्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे या फीमेल्स आपके लेबर फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही तो आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम हो जाते हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम कैसे हो जाते हैं? ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम मान के चले कि आपकी टोटल पॉपुलेशन है जिसमें 50% मेल है और 50% ही फीमेल्स है, ठीक है? मान के चलते हैं, वैसे रेशियो मेल्स के फेवर में ज्यादा है इंडिया में, पर चलो हम रफली मान के चलते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से 50% मेल है, 50% फीमेल है। अब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में ना ये लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है? आपके कंट्री में जो वैल्यू एडिशन हो रही है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन हो रही है, वो ज्यादातर ये लोग कर रहे हैं। अगर आप इनको वैल्यू एडिशन से वंचित रखोगे, मतलब वैल्यू एडिशन नहीं करने दोगे, तो आप सोचो कि आपको कितना फायदा हो सकता था अगर ये लोग भी वैल्यू ऐड करते। अगर आपकी कंट्री में मान लो ये 50% मेल 50 रुपए ऐड कर रहे हैं और आप फीमेल्स को 50 रुपीज ऐड नहीं करने दे रहे, तो आप अपना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रीच कर रहे। अगर ये लोग भी वैल्यू ऐड करें, इन्हें भी स्किल किया जाए, इन्हें एजुकेट किया जाए और ये लोग भी वैल्यू एडिशन करें आपकी इकोनॉमी में, तो आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। अभी सिर्फ 50% कंट्रीब्यूट कर रही है पॉपुलेशन आपकी कंट्री की वैल्यू एडिशन में, 50% कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रही है बिकॉज बहुत सारे रीजंस हैं उसके। आप उन्हें मतलब बायसेस हैं, सेक्सुअल बायस है, जेंडर्ड बायस हैं, वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये भी पार्टिसिपेट करे तो इकोनॉमी कितने गुना बढ़ सकती है, राइट? तो एक तरह से ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आप पे पड़ रही है। अगर आप फीमेल्स को भी किसी तरह उनके सामने जो लेबर फोर्स में एंट्री बैरियर्स हैं उन्हें खत्म कर दो तो ये भी वैल्यू ऐड करेंगी, कंट्री और ग्रो करेगी, राइट? तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी फोकस रहता है कि इन्हें भी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करवाया जाए ताकि एडिशन हो, वैल्यू एडिशन ज्यादा हो, ऑलराइट? तभी कहते हैं जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया इज एज हाई एज 50%, व्हिच एडवर्सली इफेक्ट्स द ग्रोथ पोटेंशियल आप रीच नहीं कर पा रहे अपना ऑफ द कंट्री। The disadvantage position of women workers is due to their, अच्छा इसका रीजन क्या है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है? इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि आपने हाउस वाइफ्स तो सुना होगा, हाउस हस्बैंड्स बहुत कम होते हैं, राइट? हस्बैंड्स जनरली काम करते हैं, हाउस वाइफ्स बहुत सारे हमारे कंट्री में ऐसी हाउस वाइफ्स हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, तो इसीलिए हाउस वाइफ्स की सिचुएशन होने की वजह से हाउसवाइफ्स बहुत सारी हैं, इसलिए बहुत सारी लेडीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती लेबर फोर्स में। तो एक तो ये रीजन ये है, प्लस जो हाउसवाइफ्स हाउस वर्क कर रही हैं उसे आप वर्क ही नहीं कंसीडर करते, उसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं कंसीडर करते, इसलिए हाउसवाइफ्स को आप लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं मानते। ये रीजन होगा। दूसरा रीजन ये है कि जेंडर बायस है। कई जगहों पे फीमेल्स को हायर ही नहीं किया जाता है, कई जगहों पे फीमेल्स खुद ही हायर नहीं होना चाहती बिकॉज वहां पे फीमेल्स के लिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, सेफ्टी नहीं है, बहुत ज्यादा बायस है, सेक्सुअल बायस है, ये सारी प्रॉब्लम सेक्सुअल हरासमेंट के एरियाज हैं, इसीलिए कई फीमेल्स तो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती बिकॉज दे डोंट फील सेफ, है ना? तो एक तो जेंडर बायस है, दूसरा सेफ्टी का इशू है।
प्लस हमारे कंट्री में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां फीमेल्स को एजुकेट ज्यादा नहीं किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल लेवल की एजुकेशन दे देते हैं, पर जो हायर एजुकेशन होती है ना, जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, वहां फीमेल्स कम जा रही हैं क्योंकि उनके परिवार की तरफ से जेंडर बायस होगा या किसी की तरफ से जेंडर बायस होगा, तो इसी वजह से वो हाई स्किल्ड नहीं है, तो हाई स्किल्ड जॉब्स नहीं मिलती उन्हें। अब उनके हस्बैंड हाई स्किल्ड जॉब्स में होंगे, वो हाई स्किल्ड जॉब्स में नहीं है, तो वो फिर पार्टिसिपेट ही नहीं करती, दे एक्सेप्ट देयर पोजीशन एज हाउसवाइफ्स, ठीक है। तो और बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से फीमेल ज्यादा स्किल्ड नहीं है हमारे कंट्री में, मेजॉरिटी में देखा जाए, ठीक है, क्योंकि उन्हें एजुकेट नहीं किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट नहीं की जा रही है, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं, वर्क प्लेस पे सेफ्टी नहीं है, सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, और बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका कम हो जाता है, और वही यहां पे सब लिखा हुआ है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट समझ आ गया, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट समझ आ गया। अब नेक्स्ट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये बड़ा सिंपल सा है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होगा? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन, मतलब आपके पर 1000 पॉपुलेशन पे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, नॉट वर्क सीक कर रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉयड देखना चाहते हो। अनएम्प्लॉयड लोगों को इसकी कैटेगरी से बाहर रखोगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में तो आप अनएम्प्लॉयड भी इंक्लूड कर रहे थे, इसमें जिन लोगों को काम मिला हुआ है, जो काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसे आप वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहोगे, ठीक है। सो इंडिया में ना रेगुलर सर्वेज होते रहते हैं एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को मेजर करने के लिए। उनमें से एक सर्वे का नाम है एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 5th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे 2015-16 में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वाज एस्टिमेटेड टू बी 47.8%, मतलब इंडिया के टोटल जितने भी वर्कर, जितनी भी पॉपुलेशन है, सिर्फ 47.8 काम कर रहे हैं एट ऑल इंडिया लेवल। Thus 47.8% of the persons aged between 15 years and 59 above were reported to be employed during this period, ठीक है। चलो, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें उतना नहीं है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कुछ छोटे छोटे माइन्यूट सटल सी प्रॉब्लम्स थी, वो हमने देख लिए, ये तो बहुत सिंपल है। क्लियर? अब हम आ जाते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। ये इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के आंसर लिखने के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको समझना चाहिए। नॉट जस्ट ये होता क्या है वो, पर इसकी इंप्लीकेशंस क्या है इंडिया के लिए, वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना। देखो, कहा यह जाता है कि आपकी कंट्री में ना जो 15 से कम एज ग्रुप है, आपकी कंट्री में जो 15 से लेके 59 के एज ब्रैकेट में है, ठीक है, वही आपके कंट्री में वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वही वर्कर्स हैं ज्यादातर देखा जाए। तो जो इस एज ब्रैकेट में है ना लोग, वही वैल्यू या मैं कहूं वेल्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेक सेंस? क्योंकि यही लोग काम करते हैं, और यही लोग काम करते हैं तो ये आपकी कंट्री की जीएनपी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और जीएनपी क्या कर रहा है? आपकी कंट्री की वेल्थ ही तो प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही लोग ना आपकी कंट्री में वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं। अब जो लोग 15 से कम की पॉपुलेशन, कम के एज में है, जैसे कि जो बच्चे हो गए, और जो 59 से ज्यादा के एज ब्रैकेट में है, यानी कि जो सीनियर सिटीजन हो गए, उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट्स, है ना। क्योंकि जो बच्चे हैं वो खुद थोड़ी वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स की प्रोड्यूस वैल्यू पे डिपेंडेंट हैं। वैसे ही सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो खुद की वैल्यू प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो वर्कर नहीं है, वो काम नहीं कर रहे, वो किसी और की वैल्यू एडिशन पे, या तो अपने बच्चों की, जो उनके बच्चे जॉब में हैं, जैसे दादाजी वगैरह रह रहे होते हैं, या वो अपने बच्चों के वेल्थ पे जी रहे हैं जो वो प्रोड्यूस करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि ओल्ड एज होम्स में हो वो पेरेंट, मतलब बूढ़े लोग, और ओल्ड एज होम भी किसी के पैसे से ही चलता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे और बूढ़े डिपेंडेंट कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी और की वेल्थ पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली जो इस एज ब्रैकेट में है वो वेल्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वेल्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है। नाउ अगर आपकी कंट्री में डिपेंडेंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू उन लोगों के जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक आपकी इकोनॉमी पे बर्डन है ज्यादा?
ठीक है, एथिकल स्टैंड पॉइंट से ना देखना, ऐसे ऑफेंड मत हो जाना कि हमें अपने बच्चों को और बूढ़ों को अबैंडन कर देना चाहिए, उस स्टैंड पॉइंट से मत देखना, बिल्कुल इकोनॉमिक्स के पॉइंट से देखना कि कम लोग वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं और ज्यादा लोग उस पर डिपेंडेंट है, और वो डिपेंडेंट्स जो खुद वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी पे बर्डन ज्यादा होगा। अब हम इन्हें अबैंडन तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए कंट्री के ज्यादातर पैसा इनको सस्टेन करने में लग जाता है। राइट, मेक सेंस, बनती है बात। ठीक है, पर अगर आपकी कंट्री में ये वाले लोग जो हैं, जो 15 to 59 के एज ब्रैकेट में हैं, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा एज कंपेयर टू डिपेंडेंस, तो आपकी कंट्री अच्छी सिचुएशन में है। राइट नाउ, आपको पता है पॉपुलेशन स्टडीज को ना, पॉपुलेशन को जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेमोग्राफी स्टडी या डेमोग्राफिक्स पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, तो पॉपुलेशन को देखना डेमोग्राफी को देखना ही होता है। पॉपुलेशन मतलब डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब पता है क्या है कि अगर आपकी पॉपुलेशन में ये लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसका आपको फायदा होगा। फायदा मतलब डिविडेंड मिलेगा उसका आपको। ठीक है, पर अगर आपकी पॉपुलेशन में डिपेंडेंट ज्यादा है तो आपका डिविडेंड, आपका फायदा कम हो जाता है ना। मेक सेंस। देखो ऐसा है ना कि जो डिपेंडेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अपने आप को कैसे सस्टेन कर रहे हैं, पेंशन पे हैं वो ज्यादा। राइट, ज्यादातर पेंशन पे होंगे। अब पेंशन भी तो कहीं से आ रही होगी, पेंशन के लिए पैसा तो चाहिए होगा कहीं से। वो पैसा कहां से आ रहा है? इन्हीं लोगों का है जो कमा रहे हैं, क्योंकि जो बूढ़े हैं अब वो कमा नहीं रहे हैं, वो वेल्थ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो सस्टेन कर रहे हैं अपने आप को किसी और की वेल्थ पे। ऐसे ही देखा जाता है। क्लियर? तो इसीलिए अगर आपकी कंट्री की डेमोग्राफी में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपको उसका डिविडेंड मिलता है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। नाउ इंडिया के बारे में पता है क्या बोल रहे हैं? इंडिया के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया अभी इस स्टेज पे है कि उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा हो सकता है। इंडिया में बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है पर वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत कम है इंडिया में। राइट, ये सिचुएशन जापान की नहीं है। जापान में सीनियर सिटीजन्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, फ्रांस में सीनियर सिटीजन्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तभी फ्रांस ने 80s और 90s में इमिग्रेशन करवानी शुरू कर दी थी। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में ना डिपेंडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और ओल्ड एज वाले डिपेंडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तभी वो इमिग्रेशन खोल देते हैं कि इमिग्रेंट्स आके काम करेंगे, कम से कम वैल्यू तो प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन मतलब जैसे सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, वो इमिग्रेशन करना शुरू कर देती है। ऐसा ही होता है। ठीक है, क्योंकि उनको डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं मिल रहा है। जापान में बहुत ज्यादा ओल्ड एज होती जा रही है, फ्रांस में ओल्ड एज होती जा रही है, रशिया में ओल्ड एज होती जा रही है। वेराज इंडिया को अभी फायदा है क्योंकि इंडिया में अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और कहते हैं कि ये वर्किंग एज पॉपुलेशन 2050 तक डोमिनेंट रहेगी। सो 2050 तक इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू डिपेंडेंट्स। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है बिकॉज इंडिया पे बर्डन कम होगा। ठीक है, तो इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का मौका है, फायदा है टिल 2050। 2050 के बाद यही जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये फिर बूढ़ी हो जाएगी। ठीक है, और इंडिया में बर्थ रेट गिरते जा रहे हैं तो वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी, डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी सीनियर सिटीजन्स में। क्लियर? तो इंडिया के पास अभी मौका है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा आप तभी उठा सकते हो अगर ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इनको जॉब्स भी मिले। इंडिया में क्या है, इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गई पर इनको जॉब्स ही नहीं मिल रही। राइट, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का तभी फायदा है इफ यू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू दीज वर्किंग एज पॉपुलेशन। आप ऐसे नहीं कह सकते, खुश नहीं हो सकते कि देखो हमारे यहां तो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, हमें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है, वेरी गुड, नाइस। अब इंडिया ग्रो करेगा। ग्रो तभी करेगा अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का आप फायदा उठा पाओ। और कैसे फायदा उठाओगे? इन्हें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देके, क्योंकि जब इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तभी तो ये वैल्यू ऐड करेंगे, वेल्थ ऐड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही तो दीज पीपल आर एज गुड एज डिपेंडेंट्स। मेक सेंस? ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है वैसे टेक्निकली वर्किंग एज पॉपुलेशन का ज्यादा होना, बट फायदा तब होगा व्हेन यू कैपिटलाइज ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो एट दिस मोमेंट इंडिया हैज डेमोग्राफिक डिविडेंड बट इट नीड्स टू कैपिटलाइज ऑन दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिकॉज अगर इंडिया डजंट कैपिटलाइज ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड टिल 2050 देन इंडिया विल मिस द बस। ये जो विंडो है ना इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इस पे अभी कैपिटलाइज कर लो, अभी फायदा उठा लो, क्योंकि बाद में फायदा नहीं उठा पाओगे।
क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा। अपॉर्चुनिटी थोड़े टाइम के लिए ही आती है, ये अभी चल रहा है। इकोनॉमी को टेक ऑफ करवाने का टाइम अभी है, अभी आपके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट डेमोग्राफिक डिविडेंड इज। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। डेमोग्राफिक डिविडेंड एज डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड मींस द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। अगेन ये पोटेंशियल ही क्रिएट कर रहा है, अभी हुई नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ तब होगी when you capitalize on this potential. Economic growth potential that can result from shift in population's age structure, mainly when the share of working age population. अच्छा, वर्ल्ड ओवर ना आप वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 64 को कहते हो, तभी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की डेफिनेशन में ये है। पर इंडिया में याद रखना, हम वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 59 को कहते हैं। ग्लोबली 15 to 64 है, इंडिया में 15 to 59 है, तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा 15 to 59 वाला। ये यूएनएफपीए यूएन की डेफिनेशन है ना, तो यहां पे ये लिखा हुआ है। खैर, इज लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज शेयर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि 14 साल के हैं या छोटे हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं। ठीक है, it is a boost in economic productivity that occurs when there are growing numbers of people in the workforce relative to the number of dependents. ठीक है, make sense? क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, और इस पे पूछा भी जा सकता है। एट दिस मोमेंट इंडिया इज लाइंग ऑन दिस, या इंडिया हैज a huge advantage of this demographic dividend, but this advantage will pass if India doesn't capitalize on this advantage. ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ये है। चलो, अब हो गया आपका इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, एक टर्म है वो देख लेते हैं। ये बड़ा सिंपल है, हमने इलास्टिसिटी बार बार करा हुआ है, हमने टैक्स इलास्टिसिटी करा हुआ है, हमने प्राइस इलास्टिसिटी करा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। तो अब देख लेते हैं इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या है। वैसा सही मतलब होगा, इट इज अ मेजर ऑफ परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद अ परसेंटेज चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि कहा जनरली ये जाता है ना कि ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ is directly proportional to employment, है ना? वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये ग्रोथ बढ़ेगी तो इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, यही कहा जाता है और यही होता है। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जॉब्स भी ज्यादा बढ़ेंगी, पर इकोनॉमी बढ़ेगी तो जॉब्स कितने से बढ़ेंगी वो इलास्टिसिटी बताता है। नो डाउट इकोनॉमी बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेंगी, पर कितने से बढ़ेंगी वो इलास्टिसिटी से पता चलता है। अब इलास्टिसिटी पता क्या बताता है कि अगर आपकी 1% इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मतलब 1% से आपकी ग्रोथ बढ़ती है इकोनॉमी की, और अगर आपकी इंप्लॉयमेंट नंबर ऑफ जॉब्स की ग्रोथ सिर्फ 0.5% ही होती है, बढ़ तो रही है जॉब्स पर सिर्फ 0.5 से बढ़ रही है, तो आपकी इंप्लॉयमेंट इनइलास्टिक है, यानी कि प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहा है। अगर 1% ग्रो कर रही है तो उससे कम परसेंटेज से आपकी इंप्लॉयमेंट ग्रो कर रही है। बट अगर आपकी ग्रोथ 1% से बढ़ रही है पर आपकी जॉब्स 2% से बढ़ रही हैं, तो आपकी इंप्लॉयमेंट इलास्टिक है, मतलब थोड़ी ग्रोथ से जॉब्स ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्लियर? तो इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मेजर करता है कि कितने मेजर से आपकी जॉब्स बढ़ेंगी वीजावी ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ बढ़ा दी पर इंप्लॉयमेंट बहुत थोड़ी बढ़ी, इनइलास्टिक। ग्रोथ बढ़ा दी पर इंप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा और भी डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा तेजी से बढ़ गई, तो आपकी इंप्लॉयमेंट इलास्टिक है। नाउ इंडिया में इंप्लॉयमेंट काफी इनइलास्टिक है, मतलब ग्रोथ होती है पर इंप्लॉयमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। ठीक है, तो अगर इंडिया में ग्रोथ 1% से हो रही है तो इंप्लॉयमेंट सिर्फ 0.25%, 0.5% से ही बढ़ रही है, तो उस तेजी से नहीं बढ़ रही जॉब ग्रोथ जितने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। तो इंडिया में इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है, और कई बार इसे ही तभी हम कह देते हैं कि इंडिया में सिचुएशन है जॉबलेस ग्रोथ की। इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन है कि ग्रोथ होती जा रही है पर उस हिसाब से जॉब्स नहीं बढ़ रही हैं। तो ग्रोथ है पर जॉबलेसनेस अभी भी है, जॉबलेस ग्रोथ। क्लियर? The employment elasticity indicates the ability of an economy to generate employment opportunities for its population as per percent of its growth या development process। कहा यह जाता है कि अब सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की employment elasticity कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आ रहा है ऑटोमेशन का जमाना आता जा रहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आता जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मशीन्स ही लोगों की जॉब कर लेंगी। तो मशीन्स लोगों की जॉब कर लेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ जाएगी, मतलब जीडीपी तो आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि मशीन्स काम कर रही है, वैल्यू तो ऐड होती जाएगी, पर जॉब्स नहीं बढ़ेंगी क्योंकि उनकी जॉब्स ऑलरेडी मशीन्स कर रही हैं। तो ऑटोमेशन के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में ग्रोथ तो होगी, वेल्थ तो प्रोड्यूस होगी, पर जॉब्स नहीं जनरेट होंगी क्योंकि मशीन ने रिप्लेस कर दिया। तो ऑटोमेशन का भी एक क्रिटिसिज्म ये है, एआई का भी एक क्रिटिसिज्म ये है कि इट विल प्रमोट जॉबलेस ग्रोथ। क्लियर, ये याद रखना बस चीज, बिकॉज आई वांट यू गाइज टू गेट योरसेल्फ अक्वेंटेड विद दिस टर्म जॉबलेस ग्रोथ। मतलब क्या होता है इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम है, और अब आपको एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी भी पता चल गया। ऑलराइट, This means that the case of jobless growth is actually a case of low employment elasticity, वो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। चलो, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी पता चल गया। अब एक और टर्म है जो आईएलओ ने ही दिया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ही दिया था, जिसका नाम है वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट है कि जब भी कभी क्राइसिस आएगा ना, तो जो लोग वल्नरेबल है एम्प्लॉयमेंट में, उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, जैसे एक एग्जांपल दूं, ये जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, ये वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है, क्योंकि जब भी कभी क्राइसिस आएगा एकदम से, तो सबसे पहले इंपैक्ट इन्हें होगा। जो लोग अच्छी एम्प्लॉयमेंट में है ना, उनके पास तो इतनी सेविंग्स हैं, पेंशन है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे उनके पास बेनिफिट्स हैं कि उन्हें क्राइसिस आ जाए तो वो अपने आप को फिर भी सस्टेन कर लेंगे। बट जो लोग वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट में हैं, वो तो डे टू डे जी रहे हैं, डे टू डे पैसे पे जी रहे हैं। आज पैसा घर में आएगा तो ही रोटी बनेगी घर पे, राइट। तो वो वल्नरेबली एम्प्लॉयड है। क्लियर, बट हम देख लेते हैं आईएलओ ने क्या डेफिनेशन दी है इसकी। It is a part of set of categories developed by ILO around its decent work agenda. ILO ने एक रिपोर्ट निकाली थी decent work agenda में, उसी में ही इसकी डेफिनेशन दी थी कि ये क्या होता है vulnerable employment. For improving the working conditions of laborers, workers in this group, vulnerable employment, tend to be in informal work arrangements. इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर क्या हो गया, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हो रहा है, कोई प्रॉपर उनके पास जॉब लेटर थोड़ी आ रहा है ना, उनके पास पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, कोई बेनिफिट नहीं है, बस काम करते हैं, पैसे ले जाते हैं कैश में, राइट। तो इनफॉर्मल वर्क अरेंजमेंट्स हैं विद इनएडिक्वेट अर्निंग्स, लो प्रोडक्टिविटी, लोकेटेड इन इनफॉर्मल सेक्टर एंड डिफिकल्ट कंडीशंस ऑफ वर्क। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उन्हें प्रॉपर आपने देखा है कि ज्यादातर क्या देखा है कि उनके पास क्या प्रोटेक्टिव गियर होता है। कई दिहाड़ी मजदूर डेंजरस काम कर रहे होते हैं, वेल्डिंग वगैरह का भी काम कर रहे होंगे, पर प्रॉपर मास्क नहीं होंगे, राइट। तो डिफिकल्ट कंडीशंस ऑफ वर्क दैट अंडरमाइन वर्कर्स फंडामेंटल राइट्स। ये वो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके पास उनके फंडामेंटल वर्कर के जो राइट्स होते हैं वो भी नहीं है, ठीक है। प्लस कभी भी कोई क्राइसिस आए, मान लो एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी दिहाड़ी मजदूर को, तो उसके पास इंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस ही नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उसका खर्चा बहुत हो जाएगा, राइट। तो ये बेचारे फंसे हुए हैं। अब आईएलओ पता है क्या कहता है इंडिया में बहुत ज्यादा है वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, और साउथ एशिया में ओवरऑल। इन इंडिया द वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज हायर देन दोज ऑफ द वर्ल्ड और द साउथ एशिया रीजन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे सार्क रीजन में भी इंडिया में प्रिटी हाई लेवल्स ऑफ वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है, और वर्ल्ड से कंपेयर करें तो इंडिया का तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अफ्रीका के कंपेरेबल है हम, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हो गया वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। कुछ और टर्म्स रह गई हैं टेक्निकल जो आपको पता होनी चाहिए। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडियरी स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस, ये क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ हमारे कंट्री में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, आपने सुना होगा ना कि फिगर्स आ जाते हैं ऐसे कि गवर्नमेंट फिगर्स निकालती है कि हमारे कंट्री में 10% अनएम्प्लॉयमेंट होगी, यानी कि 10% जो आपके कंट्री में लोग हैं जो काम करना चाहते हैं वो अनएम्प्लॉयड है। अगर 100 लोग वर्क सीख कर रहे हैं तो सिर्फ 90 को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, 10 को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, राइट। तो ये इस फिगर से ये फिगर कैसे निकालते हैं, गवर्नमेंट को कैसे पता कि 10% लोग ही अनएम्प्लॉयड है। वेल, उसका एक सिंपल रीजन है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ सर्वेस करती है। जैसे अभी एक सर्वे की हमने बात करी थी, 5th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, है ना। वैसे ही एक और सर्वे होता है गवर्नमेंट का, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और बहुत सारे सर्वे हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे कि जिनसे गवर्नमेंट बता सकती है, सर्वे करती है लेबर फोर्स का, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट मेजर कैसे करती है कि कौन एम्प्लॉयड है कौन है अनएम्प्लॉयड, तो गवर्नमेंट सर्वे करती है। अब सर्वे में जाके देखेगी हाउस होल्ड्स में कि कौन लोग एम्प्लॉयड हैं कौन अनएम्प्लॉयड है।
अब हाउस होल्ड्स में जाके गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कैसे करेगी? एक बंदे को गवर्नमेंट ने ढूंढ लिया, उससे कुछ सवाल पूछे कि आप साल में कितनी बारी इंप्लॉयड हो, कितनी बारी अनएम्प्लॉयड हो, मतलब साल में कितने दिन काम करते हो, कितने दिन नहीं काम करते। अब गवर्नमेंट ने उससे सारे सवाल पूछ लिए, उसने गवर्नमेंट को सारे जवाब भी दे दिए। अब गवर्नमेंट उसे इंप्लॉयड की कैटेगरी में रखे या अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखे, यह डिपेंड करता है गवर्नमेंट अप्रोच कौन सी फॉलो कर रही है। देखो, ऐसे बहुत सारे हमारे कंट्री में लोग हैं जो सीजनली इंप्लॉयड हैं। सीजनली इंप्लॉयड मतलब रूरल लेबरर्स हैं, पर जब खरीफ सीजन आता है ना, जब खरीफ सीजन आता है, मॉनसून के बाद का सीजन आता है, तभी उन्हें इंप्लॉयमेंट मिलती है, बाकी पूरे साल इंप्लॉयमेंट नहीं मिलती। अब वो साल के ना सिर्फ 3 महीने इंप्लॉयड रहते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं। सिर्फ 3 मंथ्स उन्हें इंप्लॉयमेंट मिलती है, बाकी पूरे साल इंप्लॉयमेंट नहीं मिलती। अब जब गवर्नमेंट का बॉडी जाएगी, गवर्नमेंट सर्वे करने जाएगी और उससे पूछेगी आप साल में कितने महीने इंप्लॉयड हो, वो कहेगा 3 मंथ्स। तो क्या गवर्नमेंट उसे इंप्लॉयड की कैटेगरी में डाले या अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में डाले? किस कैटेगरी में डाले? वेल, ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट अप्रोच कौन सी फॉलो कर रही है। अगर गवर्नमेंट यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस की अप्रोच फॉलो कर रही है ना, तो गवर्नमेंट पता क्या कहेगी? गवर्नमेंट कहेगी कि पिछले 1 साल में अगर आप मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 महीने अगर आप इंप्लॉयड थे, काम कर रहे थे, तो हम आपको इंप्लॉयड कंसिडर करेंगे। तो जो सिर्फ 3 महीने काम कर रहा है उसे गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड कंसिडर कर देगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट फॉलो कर रही है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अप्रोच। सो अंडर यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अप्रोच, इफ अ पर्सन is employed for more than 6 months in 1 year, then he or she shall be considered under the category of employed. Otherwise or else they'll be considered as unemployed. ठीक है, ये यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस है, यही देख लेते हैं। यूपीएस अप्रोच रिलेट्स टू द एक्टिविटी स्टेटस ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग द 365 days preceding the date of survey. ठीक है, the activity status on which a person has spent relatively longer time, 183 days, 6 महीने ही होते हैं, 183 days or more during the period is considered the usual principal activity status of a person. ठीक है, यूजुअल प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस। अगर उसका एक्टिविटी स्टेटस इंप्लॉयड है तो दैट मींस उसने 6 महीने से ज्यादा काम करा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सर्वेज इन इंडिया आर बेस्ड ऑन दिस अप्रोच। इंडिया में ज्यादातर सर्वे, जैसे जिसकी हमने बात करी थी, एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, वो यही अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, अब एक और अप्रोच एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडियरी स्टेटस। तभी इसको लिखते हैं यूपी प्लस एसएस। एसएस मींस सब्सिडियरी स्टेटस। अब सब्सिडियरी स्टेटस में पता क्या होगा? अगर आपने पिछले साल में 1 महीने से, नॉट 6 मंथ्स, 1 मंथ और मोर से ज्यादा पीरियड के लिए आप इंप्लॉयड थे, तो आपको इंप्लॉयड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो वो जो मैंने बताया था खरीफ सीजन वाला जो मजदूर था, जो 3 मंथ्स के लिए इंप्लॉयड था, 3 मंथ्स के लिए जो इंप्लॉयड था, उसे आप यूपीएस अप्रोच के तहत तो अनएम्प्लॉयड कंसिडर करोगे, पर यूपीएसएस अप्रोच, यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडियरी स्टेटस के तहत आप उसे इंप्लॉयड कंसिडर करोगे, बिकॉज अंडर दिस अप्रोच एनी पर्सन हु वाज एम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मोर देन 1 month in the preceding year shall be considered as employed. ठीक है, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडियरी स्टेटस अप्रोच इज एन एक्सटेंशन टू प्रिंसिपल स्टेटस अप्रोच. इफ अ पर्सन हैज एंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर पीरियड ऑफ 30 days or more during the preceding 365 days of a person is considered as employed under this approach. ठीक है, तो ये हो गया आपका यूपीएस, यूपीएसएस. बट कई कंट्रीज ना, और इंडिया भी कभी कभार ईयरली सर्वे नहीं करना चाहता कि पूरे 1 साल में जज कर रहे हैं. कई कंट्रीज ना वीकली भी अपडेट करती हैं, वीकली भी सर्वे करती रहती हैं. वो वीकली देखना चाहते हैं कि हर वीक क्या इंप्लॉयमेंट सिचुएशन है. ठीक है, तो वीकली इंप्लॉयमेंट, ये तो सिर्फ एनुअली देख रहे हैं ना. वीकली इंप्लॉयमेंट के लिए आपको 2 और अप्रोचेस मिलती हैं. ठीक है, एक का नाम है करंट वीकली स्टेटस. इसमें क्या होगा, आप सर्वे करोगे, जो रिस्पोंडेंट है सर्वे का, उससे पूछोगे कि पिछले 1 हफ्ते में आपका एक्टिविटी स्टेटस क्या था, आप क्या कर रहे थे ना. पिछले 1 हफ्ते में अगर उसने काम करा है एक रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से ज्यादा, तो उसे एम्प्लॉयड कंसिडर किया जाएगा. और अगर उस रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से कम ही काम करा है तो वो अनएम्प्लॉयड होगा. अब वो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड क्या है? The current weekly status approach to measuring unemployment uses 7 days preceding the date of survey as the reference period. Yes, a person is considered to be employed if he or she pursues any one
और मोर गेनफुल या इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 1 आवर ऑन एनी डे ऑफ द रेफरेंस वीक। मतलब पिछले एक हफ्ते में अगर आपको किसी एक दिन 1 घंटे का भी काम मिल गया ना, मोर देन 1 आवर, और या 1 घंटे तक आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, तो अंडर CWS अप्रोच आप इंप्लॉयड कंसिडर किए जाओगे। पर अगर आपको पिछले एक हफ्ते में 1 घंटे का भी काम नहीं मिला तो फिर यार नेचुरल सी बात है, यू वर अनएम्प्लॉयड, राइट? तो ये चीज है। अच्छा, एक तो करंट वीकली स्टेटस हो गया, एक होता है करंट डेली स्टेटस। करंट डेली स्टेटस में थोड़ा बेटर है। रेफरेंस पीरियड तो आपका देखा जाएगा, आप डेली स्टेटस देखना चाहते हो तो आप पता क्या करोगे, आप देखोगे कि एक दिन में एक इंसान अगर 4 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है अंडर CDS करंट डेली स्टेटस, अगर 4 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है एक इंसान एक दिन में, तो उसको ना 1 का स्कोर मिल जाएगा। और अगर 2 घंटे से ज्यादा, 1 घंटे से 4 घंटे काम कर रहा है वो, ठीक है, अगर एक दिन में 1 घंटे से 4 घंटे तक वो काम कर रहा है तो उसे 0.5 का स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर 4 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है तो 1 का स्टेटस मींस फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब पार्ट टाइम काम नहीं कर रहा वो, कहीं फुली एम्प्लॉयड है। और अगर 1 से 4 घंटे काम कर रहा है और उसे स्टेटस 0.5 का मिल रहा है तो उसे कहीं पार्ट टाइम जॉब मिली हुई है, राइट? मेक सेंस? तो ये करंट डेली स्टेटस में होता है। इफ यू आर वर्किंग फॉर मोर देन 4 आवर्स, 1 एम्प्लॉयड, अगर 1 to 4 आवर है तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयड, और अगर 1 घंटे का भी काम नहीं मिल रहा है तो आप अनएम्प्लॉयड हो। The current daily status approach to measuring unemployment seeks to ascertain the activity status of an individual for each day of the reference week. तो आप पता क्या करते हो, आप सर्वे करने जाते हो, रिस्पोंडेंट से पूछते हो कि पिछले एक हफ्ते में मुझे हर रोज की सिचुएशन बता कि मंडे को आपने कितने टाइम काम करा था, ट्यूसडे को कितने टाइम, थर्सडे को कितने टाइम। मंडे को अगर आपने 4 घंटे से ज्यादा काम करा है 1, ट्यूसडे को भी 4 घंटे से ज्यादा काम करा है तो +1, ठीक है। वेडनेसडे को 4 घंटे से कम काम करा है तो +0.5। ऐसे ही पिछले एक हफ्ते में आप ऐड करते रहते हो ये नंबर्स, और आप फिर एक नंबर ले आते हो तो वो स्टेटस बताता है। इट रिपोर्ट्स टाइम डिस्पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन ईच डे ऑफ द रेफरेंस वीक, पिछले एक हफ्ते में। एन इंटेंसिटी ऑफ 1 इज गिवन इफ एक्टिविटी इज डन फॉर फुल डे मोर देन 4 आवर्स, और 0.5 अगर 1 to 4 आवर्स के लिए किया हुआ है। ऑलराइट, मेक सेंस? तो ये अप्रोचेस हो गई। जनरली इंडिया क्या फॉलो करता है? यूपीएस अप्रोच, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में ना जनरली वीकली अपडेट ली जाती है, इंडिया में वीकली अपडेट कई बार नहीं ली जाती, बट अब कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में भी करंट वीकली स्टेटस हो। बट ये बस अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं। वेस्ट में करंट डेली स्टेटस भी कई बार लिया जाता है, बट एज ऑफ नाउ इंडिया में जो सर्वेज हैं वो यूपीएस अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। और एक नया सर्वे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी है जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। उसमें कुछ कैटेगरीज में गवर्नमेंट सोच रही है कि हम CWS वीकली स्टेटस भी लें, ठीक है, बट अभी तक कुछ खास न्यूज नहीं आई है। जब आएगी तो हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो यस, ठीक है। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये इकोनॉमिक साइकिल्स के हिसाब से चलती है। जैसे इकोनॉमिक साइकिल्स होते हैं ना आपके, बूम रिसेशन वगैरह। तो अगर बूम है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, रिसेशन आया तो इकोनॉमिक साइकिल में स्लंप आया हुआ है, उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो जो रिसेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, जब रिसेशन आ गया आपकी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक साइकिल में स्लंप आ गया, तब जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अच्छा, एक और चीज है, इकोनॉमी में जब रिसेशन आता है ना तो डिमांड गिरी होती है, डिमांड है ही नहीं। अगर डिमांड नहीं होगी तो फैक्ट्रीज क्यों प्रोड्यूस करेंगी? फैक्ट्रीज बंद होने लग जाती हैं और लोगों को निकालना शुरू कर देती हैं। तो डिमांड ना होने की वजह से जो लोगों को निकालना पड़ रहा है ना फैक्ट्रीज को, तो उसे हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। That is why cyclical unemployment is also known as demand deficient unemployment या Keynesian unemployment। कीन्स याद है ना, हमने फिस्कल पॉलिसी में करा था कि जब रिसेशन आ रहा है तो डिमांड गिरी हुई है, गवर्नमेंट को डिमांड बढ़ानी चाहिए। तो कीन्स ने ये बताया था कि डिमांड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इकोनॉमी में बूम रिसेशन आता है। तो दैट इज वाई कीन्स को डेडिकेट करते हुए आपने कह दिया ये कीन्सियन अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। साइक्लिकल वही है जब जो इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से हुई है, जो रिसेशन या इकोनॉमिक साइकिल की वजह से हुई है, ठीक है। चलो, दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट हमारी होगी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? मान लो क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी ना, मान लो है एग्रेरियन। एग्रेरियन मतलब कि ज्यादातर मोर देन 50% ऑफ योर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर।
मान लो ऐसी सिचुएशन है। अब एकदम से क्या होता है, इंडिया ना इंडस्ट्रियली एडवांस हो जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियली एडवांस मतलब अब इंडिया में ज्यादातर डोमिनेंट जो वैल्यू प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्रियल सेक्शन की वजह से हो रही है, सेक्टर की वजह से, या मान लो इंडिया सर्विस सेक्टर डोमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब एग्रीकल्चर का शेयर गिरता जाएगा आपकी टोटल इकोनॉमी में, तब क्या होगा, एग्रीकल्चर का शेयर गिरेगा तो ये जो एग्रीकल्चर में ज्यादातर लोग इंप्लॉयड थे ये जॉबलेस होते जाएंगे। ठीक है, बट गवर्नमेंट कहेगी कि चलो एग्रीकल्चर में जॉब्स जा रही हैं पर सर्विस सेक्टर में तो जॉब्स बढ़ती जाएंगी, राइट, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ती जाएंगी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर गिर रहा है तो बाकी दो सेक्टर बढ़ रहे हैं ना, तो इनमें जॉब्स आती जाएंगी। पर ये जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स है ना, इनका स्किल लेवल ही एग्रीकल्चर वाला है। इनका अगर स्किल लेवल एग्रीकल्चर वाला है तो ये कैसे आईटी कंपनी में काम करेंगे, कैसे इंडस्ट्री में काम करेंगे, राइट। तो बिकॉज इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पहले एग्रीकल्चर डोमिनेंट स्ट्रक्चर था, अब इंडस्ट्रियल डोमिनेंट या सर्विस डोमिनेंट स्ट्रक्चर हो गया, तो उस वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग इंप्लॉयड थे वो जॉबलेस हो जाएंगे एंड दे आर नॉट बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन अदर सेक्टर्स जैसे इंडस्ट्रियल या सर्विसेज। तो इस स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए जैसे कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स, उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो लोग अब्सॉर्ब नहीं हो पाए नई जॉब्स में। इकोनॉमी का जब स्ट्रक्चर चेंज होता है ना तो कुछ सेक्टर की जॉब्स जाती हैं, कुछ सेक्टर की जॉब्स आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, पर ये जिनकी गई है वो इसमें अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे, तो वो स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या हुआ था, जब इंडिया में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत सारे जो लोग थे ना बैंक्स में काम करते थे, उन्हें पेपर पे काम करना आता था। ठीक है, कंप्यूटर से वो टेक savvy इतने थे नहीं, अडेप्ट नहीं कर पाए, तो उन्हें कई बैंक्स ने निकाल दिया। जब निकाल दिया तो वो बाकी बैंक्स में भी नहीं जा पाए जहां पे अब कंप्यूटर टेक savvy लोग काम कर सकते थे, उनका स्किल लेवल ही वैसा नहीं था। तो बिकॉज ऐसा नहीं था वो स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड थे। जब आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए पर पुराने जो स्ट्रक्चर के जो वर्कर्स थे उनका स्किल लेवल अपग्रेड नहीं हो रहा है, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है, एंड दैट इज व्हाई स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये चीज है। चलो आगे, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बताते थे। अब वो पता है क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहते हैं देखो जो वेजेस होती है ना, वेजेस इकोनॉमी में हर चीज डिमांड सप्लाई पे चलती है। ध्यान से सुनना, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में ना हर चीज डिमांड सप्लाई पे चलती है। जो वेजेस भी है ना वो भी डिमांड सप्लाई पे चलती हैं। लेबर का प्राइस क्या होता है, ठीक है, लेबरर जो है, अगर लेबरर को मैं कमोडिटी मानूं तो उसका प्राइस क्या है, वेजेस है। और प्राइस जो है वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो वेजेस किस चीज पे डिपेंड कर रही हैं, डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर। अगर लेबर की डिमांड किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ज्यादा है और उनकी सप्लाई कम है तो वेजेस ज्यादा होंगी। अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लेबरर्स की भरमार है पर इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है, तो उनकी वेजेस कम होगी। जैसे आजकल कहते हैं ना कि जो इंजीनियर्स हैं उन्हें ज्यादा पैसे की जॉब्स नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक ऐसी रेवोल्यूशन आई ना इंजीनियर्स की कि हर जगह एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस वजह से इंडिया में इतने इंजीनियर्स इकट्ठे हो गए ना, इतने ज्यादा इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स की सप्लाई बढ़ गई पर इंजीनियर्स की इतनी डिमांड तो थी नहीं, तो उस वजह से इंजीनियर्स की वेजेस कम हो गई। एक जमाना था इंजीनियर मतलब कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी वेल पेइंग जॉब होगी। यूएस में तो आज भी ऐसा है, वेल पेइंग जॉब। इंडिया में ऐसा नहीं है। 15-15 हजार रुपए के भी इंजीनियर्स एम्प्लॉयड होते हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स की सप्लाई इतनी ज्यादा होगी, राइट। तो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती हैं वेजेस। क्लियर, मेक सेंस। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट पता है क्या कहते हैं कई बारी ना गवर्नमेंट्स अपने एक्शन के थ्रू, गवर्नमेंट एक्ट ले आती है, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, लेबर यूनियंस बेटर नेगोशिएट कर लेते हैं। उस वजह से ना ये कुछ फैक्टर्स, मार्केट वेज अगर मान लो 50 रुपीज है बट लेबर यूनियन धरना कर करके ना आर्टिफिशियली वेजेस बढ़ा देती है, या गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट लगा के ना आर्टिफिशियली वेजेस लगा देती है, वेजेस बढ़ा देती है, ठीक है। तो मार्केट तो कह रही है वेजेस इतना होना चाहिए, बट बिकॉज गवर्नमेंट का एक्शन, गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स हो सकती है, लेबर यूनियन की पॉलिटिक्स और बहुत सारे XYZ रीजंस की वजह से आप मार्केट से ज्यादा वेजेस बढ़ा देते हो, ठीक है। तो जब आप मार्केट वेजेस जो होनी चाहिए उससे आर्टिफिशियली ज्यादा वेजेस बढ़ा देते हो ना,
तो फिर क्या होता है, तो फिर ना कैपिटलिस्ट या फैक्ट्री ओनर्स को नुकसान होना शुरू हो जाता है, लेबर कॉस्ट उनकी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि आर्टिफिशियली आपने बढ़ा दिया ना। मार्केट में तो अगर मार्केट प्राइस ही चलता तो वो इतना देते, पर आपने आर्टिफिशियली बढ़ा दिया, और बिकॉज आपके आर्टिफिशियली बढ़ाने की वजह से उनकी लेबर कॉस्ट बढ़ गई, तो वो अपनी लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए पता क्या करेंगे, 3-4 वर्कर्स निकाल देंगे ताकि उनकी लेबर कॉस्ट बच जाए। कुछ वर्कर्स निकाल देंगे वो, और कुछ और सोल्यूशन ढूंढेंगे, कुछ मशीन ले आएंगे, कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे, पर लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ वर्कर्स निकालेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट ने या लेबर यूनियंस ने स्टेप उठाया था आर्टिफिशियली वेजेस बढ़ाने का, उससे उल्टा उन्हीं को नुकसान हो गया, क्योंकि फैक्ट्री ओनर्स ने वर्कर्स ही निकाल दिए कुछ अपनी लेबर कॉस्ट कम करने के लिए। तो इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं ना फैक्ट्री ओनर्स, उसे क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डेफिनेशन देखना, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड व्हेन वेजेस आर टू हाई, वे मोर देन मार्केट जो डिसाइड कर रही है। This explanation of unemployment dominated economic theory before 1930s when workers themselves were blamed for not accepting lower wages, ठीक है, or for asking too high wages. Classical unemployment is also called real wage employment, unemployment, ठीक है। मतलब आपने इतनी ज्यादा मांग ली वेजेस आर्टिफिशियली कि मार्केट तो इतना कह रही थी, पर आपने इतनी मांग ली, इस वजह से अपनी लेबर कॉस्ट कम करने के लिए फैक्ट्री ओनर्स ने वर्कर्स निकाल दिए, उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई उसे क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये एक तरह के ना वो भी कहते हैं कि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है ना, वो वर्कर्स को ही ब्लेम करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वर्कर्स तुमने ज्यादा मांगी वेजेस इसलिए अब अनएम्प्लॉयड हो जाओ, ठीक है। जबकि रियलिटी मिक्स्ड है, सिर्फ क्लासिकल तरीके से ही नहीं अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। खैर, इसका मतलब ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वेल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बताने की भी जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कई जो वर्कर्स हैं वो सीजन्स में ही एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे मैंने खारीफ सीजन का एग्जांपल दिया था एग्रीकल्चरल वर्कर का, वैसे ही पहाड़ों में जो होटल्स हैं वो पर्टिकुलर सीजन में ही खुलते हैं, समर सीजन में। तो उस समय जो उन हॉस्पिटैलिटी या होटल इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ समर्स में ही जॉब मिल रही है, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट सीजनल है। तो जब सीजन चला जाएगा तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बड़ा सिंपल है, हमने ऑलरेडी करा भी हुआ है एग्रीकल्चर में। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि मान लो आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि आपके गांव में, आपके रूरल एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जिसको अर्बन एरियाज में जॉब नहीं मिल रही। अब आपकी फैमिली में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अर्बन एरियाज में जॉब नहीं मिल रही। अब क्या हो रहा है, मान लो आपका एक खेत है, ठीक है, 1 एकड़ का आपका खेत है, उस खेत को एफिशिएंटली चलने के लिए ना 10 लेबरर्स चाहिए, बट बिकॉज आपके फैमिली मेंबर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं, आप 10 की जगह ना 20 लेबरर्स अपने खेत पे लगा देते हो, ठीक है। तो देखने को तो ये 20 के 20 एम्प्लॉयड है, पर एक्चुअली जो इस खेत की जितना पोटेंशियल है वो तो 10 लेबरर से भी मीट होता है। ये जो 10 एक्स्ट्रा लेबरर आपने रखे हैं बिकॉज बर्डन है, क्योंकि हमारे कंट्री में और जगह जॉब्स नहीं है, तो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बर्डन है। तो इस वजह से क्या है, वैसे तो इस खेत का, इस 1 एकड़ पीस ऑफ लैंड का पोटेंशियल 10 लेबरर से मीट हो रहा है, पर आपने ये 10 लेबरर्स एक्स्ट्रा डाल दिए, ठीक है। तो ये 10 लेबरर्स कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, तो ये दिखने में तो एम्प्लॉयड है, पर क्योंकि ये कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, एक्चुअली ये अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू एडिशन तो सिर्फ ये 10 लेबरर कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा 10 हैं ये कुछ खास वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं। 10 लेबरर भी 100 kg वीट प्रोड्यूस करते, 20 लेबरर्स भी 100 kg वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा 10 लेबरर्स आर नॉट एडिंग टू द प्रोडक्टिविटी, या मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं है। रिमेंबर फर्स्ट क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनका 0 है, कुछ ऐड ही नहीं कर रहे एक्स्ट्रा ये टोटल प्रोडक्ट में, राइट। तो इसी वजह से ये दिख तो एम्प्लॉयड रहे हैं, पर ये एम्प्लॉयड है नहीं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ, आपने डिस्गाइज पहना हुआ है, क्लियर। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट वेयर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स इज आइदर लेफ्ट विदाउट वर्क और इज वर्किंग इन अ रिडंडेंट मैनर, कुछ काम है नहीं खास, बस ऐसे दिखाने को। वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, याद है ना मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, अगर नहीं तो फर्स्ट लेक्चर रिवाइज करो, इज एसेंशियली 0। इट इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट डज नॉट अफेक्ट एग्रीगेट आउटपुट। मतलब आप 10 लेबरर, इसके 10 के जगह आप 30 भी हायर कर लेते तो भी 100 kg ही आना था, राइट। तो कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा ओवरऑल आउटपुट में, क्लियर।
देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बड़ा सिंपल है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप एक जॉब छोड़ते हो, जब आप एक जॉब छोड़ते हो और दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, आपने एक जॉब छोड़ दी, उसके बाद आप दूसरी जॉब को सर्च कर रहे हो, तो वो जो टाइम पीरियड है जब आप अनएम्प्लॉयड हो एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट मारने में, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। मान लो आपने जॉब छोड़ दी और अब आप 2 साल के लिए आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपने एक जॉब से दूसरी जॉब यानी कि आईएएस की जॉब में जो शिफ्ट मारना था, 2 साल के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो, तो आप फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। एक जॉब छोड़ के जो बाकी टाइम आपका लगता है ना जॉब सर्च करने में, उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बड़ा सिंपल है, ठीक है। देन अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सही एग्जाम्पल है, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, वो चपड़ासी की पोस्ट निकालता है, ठीक है, और उस चपड़ासी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आ जाता है एक इंसान जो एमबीए भी है। ऐसा हो रहा है हमारे कंट्री में, बाय द वे। वो एमबीए करी हुई उसने किसी लोकल कॉलेज से, पर वो उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही, वो चपड़ासी की जॉब के लिए भी आ जाता है ना। चपड़ासी की जॉब के लिए जो स्किल सेट चाहिए, इस एमबीए का स्किल सेट तो उससे कहीं गुना ऊपर है, पर फिर भी ये उस स्किल सेट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। ये बेस स्किल सेट जो चपड़ासी के लिए चाहिए उसी को यूज कर पा रहा है। मान लो इस एमबीए को जॉब भी मिल जाती है चपड़ासी की, इसका स्किल सेट तो बहुत ज्यादा है पर ये काम बड़ा बेस लेवल का कर रहा है, तो ही इज अंडर एम्प्लॉयड, मतलब इसका स्किल सेट अंडर यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जब आपका स्किल सेट ज्यादा है पर आप लो लेवल का काम कर रहे हो तो आप अंडर एम्प्लॉयड हो। और आपको पता है इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं। अच्छा, अंडर एम्प्लॉयमेंट उसे भी कह सकते हैं कि आपके पास टाइम है कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, पर आपको बस पार्ट टाइम नौकरी मिली है, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। बट अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको समझ आ गया, व्हेन यू कैन प्रोड्यूस मोर वैल्यू बट योर जॉब इज सच दैट यू कांट, ठीक है, यही काम करना पड़ रहा है, तो यू आर अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है। मेक सेंस? चलो अब हम करते हैं गिग इकोनॉमी। नाउ गिग इकोनॉमी के बारे में हमने पास्ट में करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में बात करी हुई है, बट आज फिर हम एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गिग इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में गिग इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। वेल, गिग इकोनॉमी है क्या? देखो, पहले जमानों में ना जो जॉब्स होती थी वो फिक्स जॉब्स होती थी। आप 9 to 5 एक ऑफिस में जाते थे, वहां काम करते थे, आपकी एक मंथली सैलरी बनी हुई थी, वो फिक्स्ड आपको मिलती थी, ठीक है। चाहे उस महीने आपका काम ज्यादा है या कम है, आपको एक मंथली सैलरी मिल रही है। अब 9 to 5 एक ऑफिस स्पेस में जा रहे हो, ठीक है, ये आप काम कर रहे हो, प्लस आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, यानी कि आपको पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, आपका प्रोविडेंट फंड कट रहा है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो एक तरह से फिक्स ही है। पर आज के जमाने में हम पता क्या देख रहे हैं? आज के हम जमाने में देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती जा रही है। यानी कि यही जो ऑफिस है ना, मान लो ये आपकी ना इंजीनियरिंग की जॉब थी, ठीक है, आप इंफोसिस में लगे तो 9 to 5 इंफोसिस में इंजीनियरिंग का काम करते थे और चले जाते थे, क्लियर। अब पता क्या हो गया, अब इंफोसिस को भी दिख रहा है कि यार ये ना इस बंदे को परमानेंट बिठा के कोई फायदा नहीं है, और लॉकडाउन के दौरान तो इंफोसिस को और रियलाइजेशन हो गया। इंफोसिस सोचता है कि कुछ ना ऐसे इंजीनियर्स हैं जो घर बैठे इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। अब जब भी इंफोसिस को कुछ इंजीनियरिंग का काम करवाने की जरूरत है ना, वो उन इंजीनियर्स को कांटेक्ट करेगा और बोलेगा ये काम है, ये कर लो, ठीक है, ये काम अगर करके मुझे दे देते हो घर बैठे बैठे, वर्क फ्रॉम होम ही, तो क्या होगा, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। तो वो जो इंजीनियर्स अब इंफोसिस ने इंप्लॉय कर लिए, उनका 9 to 5 कोई फिक्स्ड इंप्लॉयमेंट नहीं है, उन्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, प्लस उनका कोई फिक्स टर्म भी नहीं है कि 9 to 5 ही वो मतलब कंप्यूटर पे बैठेंगे वर्क फ्रॉम होम करेंगे, नहीं, कभी भी करें। और उनकी कोई मंथली सैलरी नहीं है, जैसे ही काम खत्म कर देते हैं वैसे ही उनको पैसे मिल जाएंगे, राइट। प्लस एक और चीज है, वो इंफोसिस का भी काम कर सकते हैं, साथ साथ विप्रो का भी काम उठा सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो इंसान 3-4 बड़ी बड़ी कंपनीज का काम एक साथ कर सकता है, इंफोसिस को कोई मतलब नहीं है। वेरा जो इंफोसिस का इंप्लॉय था, जो इंफोसिस में काम कर रहा था पहले 9 to 5 मंथली सैलरी पे, वो कहीं और जॉब थोड़ी कर रहा था, उसकी एक इंप्लॉयमेंट थी। बट आज के जमाने में बहुत सारे इंजीनियर ऐसे हैं जो मल्टीपल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं और काम के पैसे ले रहे हैं, मंथली सैलरी नहीं ले रहे। इन लोगों को हम फ्रीलांसर्स भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स हैं, अब सिर्फ इंजीनियर्स नहीं, बहुत सारे लोग ना। ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स क्यों इन्हें कहते हैं? क्योंकि ये एक गिग का पैसा ले रहे हैं।
एक इंजीनियरिंग का काम है, वो इन्फोसिस ने करवाना है किसी इंजीनियर से घर बैठे बैठे। वो एक गिग जैसी कंप्लीट हो जाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे। तो एक गिग का पैसा मिल रहा है, मंथली पैसा नहीं मिल रहा है। पहले जो टैक्सी कंपनीज होती थी ना, वो टैक्सी ड्राइवर्स को ना मंथली सैलरी पे हायर करती थी। पहले ड्राइवर्स मंथली सैलरी पे हायर होते थे। पर आज के जमाने में ये जो उबर के ड्राइवर्स हैं, जो ओला के ड्राइवर्स हैं, इन्हें मंथली सैलरी थोड़ी मिलती है, इन्हें अपने गिग का पैसा मिलता है। ये जितनी राइड्स कंप्लीट करेंगे इन्हें उतना पैसा मिलता है, राइट? जितने लोगों को ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे उतना पैसा मिलेगा, इन्हें गिग का पैसा मिल रहा है। तो ओला और उबर के ड्राइवर्स मंथली सैलरी पे नहीं है, ये गिग वर्कर्स हैं, राइट? अब गिग इकोनॉमी का फायदा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट? तो इसीलिए बहुत सारे लोग गिग वर्कर्स बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गिग वर्कर्स हैं उन्हें भी फायदा, उनके सामने फ्लेक्सिबिलिटी है और कंपनी की भी कॉस्ट कटिंग हो रही है। यही इन्फोसिस वाले को ना ऑफिस स्पेस पे खर्चा करना पड़ रहा था। जब काम नहीं भी होता था तब भी इसे मंथली सैलरी देनी पड़ती थी, सोशल सिक्योरिटी भी देनी पड़ती थी। अब इन्फोसिस की कॉस्ट कटिंग हो सकती है, ऑफिस पे खर्चा नहीं है, मंथली सैलरी नहीं देनी, जब काम आया दे दिया और पैसे दे दिए। पैसे की सेविंग्स बहुत हो रही है, पैसे लेबर कॉस्ट बहुत कम हो रही है। तो कंपनीज भी गिग वर्कर्स प्रेफर कर रही हैं और आजकल वर्कर्स भी गिग वर्कर बनना प्रेफर कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ना गिग इकोनॉमी का, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है काफी ज्यादा, राइट? ज्यादातर वर्कर्स धीरे धीरे गिग वर्कर बनते जा रहे हैं, फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं। और इसका एक रीजन तो ये भी है, जब से इंटरनेट फास्ट हुआ है ना, वर्क फ्रॉम होम एक पॉसिबिलिटी हो गई है। इसीलिए बहुत सारे लोग फ्रीलांसर बनना पसंद कर रहे हैं और कंपनीज भी फ्रीलांसर्स को हायर करना पसंद कर रही है, अगेन क्योंकि उनकी कॉस्ट कटिंग हो रही है, राइट? तो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ये है गिग इकोनॉमी। अभी थोड़ी देर में इसके हम देखते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस टेम्पररी फ्लेक्सिबल जॉब्स आर कॉमनप्लेस एंड कंपनीज टेंड टू हायर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फ्रीलांसर्स इंस्टेड ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज। अब गिग इकोनॉमी के गिग वर्कर्स के फीचर क्या हैं? एक तो शॉर्ट टर्म टेम्पररी जॉब्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक काम के पैसे मिलेंगे और एक काम के लिए ही आपको उस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, रोज ऑफिस जाके शक्ल भी नहीं देखनी। तो शॉर्ट टर्म टेम्पररी जॉब्स हैं, उनके पैसे मिलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड, उबर ड्राइवर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना? फ्रीलांसर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। वर्कर्स आर पेड फॉर लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, उस काम के लिए, गिग के लिए पैसा मिल रहा है, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसा है। एंड वर्कर्स हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। जो फ्रीलांसर है वो इन्फोसिस से भी पैसा कमा रहा है, विप्रो से भी कमा रहा है, टीसीएस से भी कमा रहा है, किसी से भी कमा सकता है। तो उसका सिर्फ इन्फोसिस सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। जो उबर का ड्राइवर है वो उबर के लिए भी गाड़ी चला सकता है, ओला के लिए भी चला सकता है और मल्टीपल कस्टमर से पैसा कमा सकता है, राइट? तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। अब गिग इकोनॉमी इतनी कॉमन प्लेस क्यों होगी? क्या रीजन है कि गिग इकोनॉमी का राइज हुआ है वर्ल्ड ओवर? एक, नंबर 1, डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। जो 9 to 5 मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स होती थी वो कम हुई हैं। एज मोर जॉब्स इन सर्विस सेक्टर में जॉब ज्यादा बढ़ी हैं और सर्विस सेक्टर में जो जॉब्स है ना ज्यादातर वो घर से बैठ के हो सकती है, आईटी का काम घर से बैठ के हो सकता है। तो डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स एज मोर जॉब्स इन सर्विस सेक्टर विच इज मोर कंड्यूसिव टू फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम वर्क, ठीक है? इंटरनेट एनेबल्ड टेक्नोलॉजी हैज लेड टू प्रोलिफरेशन ऑफ वर्क फ्रॉम होम। इंटरनेट की वजह से वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो गया, तो कंपनीज भी प्रेफर कर रही है, लोग भी प्रेफर कर रहे हैं। Shift in economy like the rise of online shopping has increased demand for home deliveries. अच्छा, पहले आप जाके शॉपिंग करते थे, सुपरमार्केट्स थी, वहां पे किसी की फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट थी। अब डिलीवरी का सिस्टम ज्यादा हो गया, होम डिलीवरी। तो अब ये जो आपके फ्लिपकार्ट, ये जो डिलीवरी सर्वर्स हैं, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे स्विगी वगैरह के डिलीवरी करने वाले हैं, ये लोग बहुत ज्यादा हो गए, जो कहते हैं ना हमारी रेटिंग कर देना, इन्हें पर काम के पैसे मिलते हैं, राइट? तो स्विगी, जोमैटो वगैरह के वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि होम डिलीवरी हो रही है। प्लस वेरियस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी है ना, किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, राइट? बट इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। गिग इकोनॉमी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, पर पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि अब फ्लेक्सिबल हो गया, आप ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हो, 3-4 जगहों से पैसा कमा सकते हो और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है टेक्नोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यस, बहुत फायदा है वर्कर्स को भी, एम्प्लॉयर्स को भी। लोअर कॉस्ट ऑफ कंपनीज की लेबर कॉस्ट कम होगी, वो हमने देख लिया अभी इन्फोसिस के एग्जाम्पल में। और इंडिपेंडेंस बढ़ गई वर्कर्स की, यस, बहुत फायदा है। बट नुकसान क्या है? जब वो फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट में था ना इन्फोसिस की,
तो उसे इंफोसिस उसका पीएफ भी काटता था, उसका पेंशन का फंड भी कट सकता था, उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल रही थी। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे थे। आपको क्या लगता है उबर ड्राइवर्स को मिलते हैं? उबर ड्राइवर्स को उनके काम के पैसे मिलते हैं। फ्रीलांसर्स जो हैं, फ्रीलांसर्स वो काम करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, पैसा ले लेते हैं। क्या इंफोसिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका पीएफ काटना, पेंशन काटना, इंश्योरेंस काटना? नहीं। तो ये जो गिग वर्कर्स हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं, नहीं मिलते हैं उन्हें। देन वर्स वर्किंग कंडीशंस एंड पे। अगर आपने ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आप एट अ टाइम 3-4 जॉब्स पकड़ते हो, 3-4 कंपनीज के लिए कर रहे हो। आप 9 to 5 पहले काम करते थे, अब बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स को मैं पर्सनली जानता हूं जो 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, और ये तो लेबर राइट्स की वायलेशन है। अगर आप ज्यादा देर काम करते तो आपको ओवरटाइम मिलता था फिक्स जॉब में, पर यहां फ्रीलांसर है, आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो। ज्यादा पैसे कमाने तो 14 घंटे काम करो, उससे भी ज्यादा कमाने तो 16 घंटे काम करो दिन के। ठीक है, तो वर्किंग कंडीशंस खराब होती जा रही हैं, पैसा कमाने के चक्कर में लाइफ खराब होती जा रही है। इट हैज कॉज्ड मोर स्ट्रेस, स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, आप कहते हो नहीं मैं तो सिर्फ 10 घंटे काम करूंगा, तो एक और फ्रीलांसर एग्जिस्ट करता है जो 16 घंटे भी काम कर लेगा। आपको वो कंपटीशन दे रहा है, वो कंपटीशन के चक्कर में अब आप भी करोगे। कट थ्रोट कंपटीशन हो गया ना, तो इसीलिए इट हैज कॉज्ड मोर स्ट्रेस एंड अमंग वर्कर्स ड्यू टू लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। प्लस जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। इंफोसिस आज आपको एक इंजीनियरिंग का काम दे रहा है, कल को उसे एक और फ्रीलांसर मिल जाता है जो कम पैसे में काम करने को तैयार है, तो वो आपको हटा के उससे वेबसाइट बनवा लेगा। राइट, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ये फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम है गिग इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये चीज है गिग इकोनॉमी के बारे में। क्लियर? बाकी गिग इकोनॉमी से रिलेटेड ना करंट अफेयर्स और आते जाएंगे, तो जो सब्सिक्वेंट हमारे आने वाले टाइम में लेक्चर्स होंगे ना, उसमें हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है गिग इकोनॉमी के लिए। ये जो डिसएडवांटेजेस हैं गिग वर्कर्स के लिए, उनको हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आ रही है, वो हम देखेंगे। बाकी लेबर रिफॉर्म्स में अभी हैं कुछ ऐसी पॉलिसी जो गिग इकोनॉमी को कवर करती है। हम कर चुके हैं लेबर कोड्स में करंट अफेयर्स के, कि गिग वर्कर्स को भी कवर किया जाएगा। खैर, आगे भी करते जाएंगे। नाउ लास्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में बस ट्रिविया ही दिया हुआ है, डिटेल्स ही दिए हुए हैं, ये आप नोट से भी अपने पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसके अंडर बनी थी? लीग ऑफ नेशंस के अंडर बनी थी। हमने आईआर के करंट अफेयर्स में भी इसको करा है। ठीक है, प्लस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। वो क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, वो वगैरह आप देख सकते हो। 2018-19 की रिपोर्ट भी यहां पे दी हुई है आपके नोट्स में, वो देख लेना। आईएलओ भी आपका मतलब एक तरह से कवर हो जाएगा। राइट, अच्छा, आपके नोट्स में आपको ना एक और चीज मिलेगी। आपके नोट्स में ना उन सर्वेज के नाम होंगे जिन सर्वेज के बेसिस पे गवर्नमेंट के पास इंप्लॉयमेंट का डेटा आता है। ठीक है, तो वो कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्वे थ्रू विच गवर्नमेंट गैदर्स एम्प्लॉयमेंट डेटा। तो 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो आपको नाम पता होने चाहिए कि किन किन सर्वेस के थ्रू गवर्नमेंट को पता है कि इंप्लॉयमेंट सिचुएशन क्या चल रही है। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो, इसी के साथ हमारा खत्म होता है इंप्लॉयमेंट का टॉपिक, और इसी के साथ हमारा काफी हद तक जो इकोनॉमी का सिलेबस है वो भी खत्म होता है। 2 अभी हैं कुछ 3-4 और टॉपिक्स, पर काफी हद तक हमारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। Alright, चलो, so that's it from my side guys. I hope you like the lecture. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी दोस डाउट्स। ठीक है, किसी भी लेक्चर से हो। अब वैसे तो आई वुड एनकरेज कि आप साथ साथ ही लेक्चर्स देखते जाओ। तो जब मैंने इंप्लॉयमेंट कराया तो इंप्लॉयमेंट रिलेटेड डाउट्स पूछ लो, पर अगर प्रीवियस लेक्चर्स में से भी डाउट है ना तो वो भी पूछ लेना, बिकॉज इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी डाउट रह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो जख्म है जो नासूर बन जाएगा बाद में जाके। तो जब डाउट आए क्लियर कर लो। Alright, so that's it from my side guys. I'll see you next time with another lecture of economy. Hi, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।